नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का उत्कर्ष यूजीसी नेट में। और बच्चों, स्वागत है आप सभी का आज की महत्वपूर्ण सेशन के अंदर। राजस्थान सेट के सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस क्लास के अंदर। प्यारे बच्चों, आज की जो क्लास है वो ओरिएंटेशन क्लास है, यानी कि इस क्लास के अंदर हम समझेंगे कि आने वाले 60 दिनों के अंदर हम किस प्रकार से आपको राजस्थान सेट की तैयारी करवाने वाले हैं। आने वाले 60 दिनों में हम किन किन टॉपिक्स पर जो है चर्चा करने वाले हैं। हमारा ये जो बैच है ये किस फॉर्मेट में रहने वाला है। एमसीक्यूज प्रैक्टिस आपको करवाई जाएगी, तो उसमें हम कितनी आपको थ्योरी करवाएंगे, कितने जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, कितने पीवाईक्यूज होंगे, कितने एमसीक्यूज होंगे, सारी बातें दोस्तों आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं। आज की क्लास केवल और केवल ओरिएंटेशन क्लास है, यानी कि दोस्तों इसमें हम समझेंगे कि हमारी आने वाली 60 दिन की रणनीति क्या होने वाली है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राजस्थान सेट एग्जाम की। राजस्थान सेट, अब देखिए यहां पर जितने भी बच्चे लाइव हैं वो सभी जानते हैं कि जो राजस्थान सेट है ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है और ये एक पात्रता परीक्षा है ना। ये एक क्या है दोस्तों, ये एक पात्रता परीक्षा है। ये आपको योग्य बनाती है किसके लिए? सहायक आचार्य के लिए। भविष्य में यदि आप भी राजस्थान के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, सहायक आचार्य बनना चाहते हो, तो दोस्तों उसके लिए आपको या तो यूजीसी नेट का एग्जाम क्वालिफाई करना होता है, या फिर दोस्तों किसी स्टेट का, जैसे कि राजस्थान के हो तो राजस्थान का आर सेट है, ठीक है। अलग अलग राज्यों में सेट का आयोजन होता है, दोनों में दोस्तों सेम ही योग्यता मिलती है। नेट जो है वो राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा होती है और जो सेट है वह राज्य पात्रता परीक्षा होती है, ठीक है ना। तो राजस्थान सेट को क्वालिफाई करने के बाद में आप राजस्थान में आने वाली विभिन्न भर्तियां जिनमें सेट मांगी जाती है वो आप क्वालिफाई कर सकते हो। मुख्य रूप से इसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर, सहायक आचार्य की वैकेंसी जो है वो शामिल होती है, ठीक है ना। और आप सभी देख रहे हैं कि पिछले 3-4 सालों से बैक टू बैक 2-3 भर्तियां जो है वो सहायक आचार्य की आ चुकी है। और दोस्तों 2023 के अंदर सेट लगा था, लगभग 12-13 सालों बाद में 2023 में सेट लगा था, और अब ये लगभग 2.5 साल बाद में दोबारा से सेट लगने जा रहा है, ठीक है। तो एक मौका अच्छा है। जो विद्यार्थी नेट का एग्जाम जिन्होंने अभी हाल ही में दिया है, नेट में अगर आपका स्कोर अच्छा नहीं हुआ है तो 2 महीने बाद में एक और गोल्डन चांस आपके सामने है, वो है दोस्तों राजस्थान सेट। इसे क्वालिफाई करने के बाद में आप राजस्थान की इन भर्तियों के लिए एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है ना। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि इसमें पेपर कितने होते हैं। देखिए दोस्तों इसमें पेपर 2 ही होते हैं, है ना। जैसा यूजीसी नेट के अंदर पेपर होता है दोस्तों, वैसा ही सेट में पेपर होता है। अब दोस्तों इसके अंदर जो हमारा विषय है, हमारा विषय क्या रहने वाला है भाई? इतिहास रहने वाला है, ठीक है। हम विषय की बात कर लेते हैं। एक पेपर तो दोस्तों होता है वो होता है जनरल, वो सभी के लिए समान होता है, वो सभी लोगों को, सभी विषय के जो विद्यार्थी उनको देना होता है। एक ये जो पेपर है ये दोस्तों विषय का होता है, इसमें सिर्फ विषय के विद्यार्थी जो है वो रहते हैं, सबका अलग अलग रहता है। तो कहने का मतलब यह है कि राजस्थान सेट में नेट का ही पैटर्न फॉलो किया जाता है। जैसे कि नेट में पेपर 1 होता है और दोस्तों एक पेपर 2 होता है, वैसे ही दोस्तों सेट में भी ऐसा ही होता है। पेपर 2 जो है वो किसका होगा? वो दोस्तों हमारे विषय का होगा, वो इतिहास का होगा। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों सिलेबस की, ठीक है, पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें दोस्तों, तो पाठ्यक्रम की अगर हम बात करें दोस्तों तो ये किसके जैसा होगा? बिल्कुल यूजीसी नेट जैसा होगा दोस्तों, एज इट इज यूजीसी नेट जैसा सिलेबस रहने वाला है, ठीक है। अगर हम बात करें राजस्थान सेट का सिलेबस कैसा होगा, तो बिल्कुल यूजीसी नेट के समान होगा। अब यूजीसी नेट में क्या क्या आता है भाई सिलेबस में? प्राचीन भारत का इतिहास आएगा दोस्तों, ठीक है। मध्यकालीन भारत का इतिहास आएगा, मध्यकालीन भारत का इतिहास आएगा, आधुनिक भारत का इतिहास आएगा, और दोस्तों इतिहास दर्शन व लेखन आएगा। इतिहास दर्शन व लेखन, ठीक है। अब देखो दोस्तों इसमें विश्व इतिहास नहीं होता, विश्व इतिहास नहीं आता, और दोस्तों न ही इसमें राजस्थान की हिस्ट्री आएगी, राजस्थान का इतिहास भी इसमें नहीं आता। अब ऐसा कोई क्वेश्चन जो राजस्थान के संदर्भ में हो तो वो पूछा भी जा सकता है ना। मैं ये नहीं कह रहा स्पेशली सिलेबस में राजस्थान हिस्ट्री मेंशन नहीं है, ठीक है ना। कहीं पर भी स्पेशली सिलेबस के अंदर दोस्तों
राजस्थान हिस्ट्री मेंशन नहीं है। फिर भी कुछ क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए हम मुगल राजपूत संबंधों की बात करें। अब जैसे अकबर है तो अकबर का दोस्तों राजपूतों के साथ में राजपूत नीति अगर पूछी जाती है तो राजस्थान के जो कुछ राजवंशों से संबंधित क्वेश्चन आ भी जाता है। ठीक है, आमेर के कछवा वंश से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन आ भी जाता है। ठीक है, वैसे स्पेशली राजस्थान की हिस्ट्री इसमें मेंशन नहीं है। अब जैसे मान लीजिए कोई किसान आंदोलन आता है तो दोस्तों बिजोलिया से संबंधित क्वेश्चन आ भी जाता है, लेकिन वैसे कोई भी स्पेशली राजस्थान हिस्ट्री मेंशन नहीं है। ठीक है, तो देखिए अभी तक मैंने आपको कितना बताया है। राजस्थान सेट है जो कि दोस्तों एक पात्रता परीक्षा है, राज्य पात्रता परीक्षा है। इस सेट के अंदर दोस्तों इसे क्वालिफाई करने के बाद में आप क्या बनेंगे, सहायक आचार्य बनेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे। ठीक है, ये दोस्तों केवल और केवल राज्य में ही आपको वरीयता देगा, यानी कि आप किसी और राज्य के अंदर अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो दोस्तों ये काम नहीं आएगा, फिर उसके लिए आपको नेट निकालना पड़ेगा। नेट जो होता है वो पूरे भारत में आप कहीं भी नेट के थ्रू असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। सेट में दोस्तों केवल और केवल राज्य में बन सकते हैं। अब अगर हम बात करें विषय की, तो हमारा विषय रहेगा इतिहास का, क्योंकि दोस्तों ये जो बैच है ये इतिहास का बैच है। ठीक है, तो इसमें जो बच्चे होंगे वो सारे हिस्ट्री के बच्चे होंगे। इतिहास का जो सिलेबस है दोस्तों उसमें टोटल कितनी यूनिट है दोस्तों, टोटल जो इकाई है, टोटल यूनिट कितनी है, 10 यूनिट है। टोटल यूनिट कितनी प्यारे बच्चों, 10 यूनिट है। ठीक है ना, और 10 यूनिट में दोस्तों ये 4 पोर्शन है। पहली जो 3 यूनिट है दोस्तों, 1 से लेके जो 3 यूनिट है दोस्तों वो कौन सी है, प्राचीन भारत की। 4 से 6, 4, 5, 6 वो दोस्तों मध्यकालीन भारत की है। ठीक है, 7 से 9 जो है वो दोस्तों आधुनिक भारत की है। और दोस्तों जो 10वीं यूनिट है वो इतिहास, दर्शन और लेखन की। ठीक है, सिलेबस को एक बार जरूर देख लेना। जब आप दोस्तों राजस्थान सेट के सिलेबस को सर्च करोगे तो वहां पर लिखा होगा कि एज इट इज यूजीसी नेट, वहां पर यूजीसी नेट की वेबसाइट का लिंक दे दिया जाता है, वही सिलेबस रहता है। और दोस्तों ये सिर्फ राजस्थान की बात नहीं है, हर राज्य में यही रहता है। ऑलमोस्ट सभी राज्यों के अंदर जो सेट का सिलेबस होता है वो यूजीसी के नेट के जैसा ही होता है, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं देखने को मिलता है। ठीक है ना, अब दोस्तों आप ये देखिए कि हमारे लिए जो क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो कितने आएंगे। तो आप ये देखिए, मैंने आपको बताया कि प्राचीन भारत है, प्राचीन भारत का इतिहास है। ठीक है, मध्यकालीन भारत का इतिहास है, मध्यकालीन भारत का इतिहास। और दोस्तों आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास। और इतिहास, दर्शन व लेखन, हिस्टोग्राफी। जब आप कभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम दोगे तो उसके सिलेबस में हिस्टोग्राफी शामिल होती है, इतिहास, दर्शन व लेखन। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, टोटल 3 यूनिट इसकी है, 3 यूनिट इसकी है, 3 यूनिट इसकी है, 1 यूनिट इसकी है। ठीक है, प्रत्येक यूनिट में से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, ये सिलेबस के अंदर ऑलरेडी मेंशन है, 10 से 12, 15 तक भी पूछ लेते हैं, लेकिन मोटा मोटा दोस्तों प्रत्येक यूनिट से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक यूनिट से 10 प्रश्न बनेंगे, पूछे जाते हैं। ठीक है, पूछे जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, इसमें 3 यूनिट है तो दोस्तों 30 क्वेश्चन प्राचीन के हो गए। ठीक है, 30 क्वेश्चन मध्यकालीन भारत के हो गए। ठीक है, 30 क्वेश्चन आधुनिक भारत के हो गए। इसमें 1 यूनिट है दोस्तों, तो 10 क्वेश्चन हिस्टोग्राफी के। तो दोस्तों कितने हो गए, 3, 3, 6, 3, 9 और 10, टोटल कितने हो गए, 100 क्वेश्चन। टोटल आपके एग्जाम में दोस्तों कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 प्रश्न इतिहास के पूछे जाएंगे। ठीक है ना, हर प्रश्न जो है वो 2 नंबर का होता है। ठीक है, यानी कि 100 इंटू 2 बराबर 200, यानी कि दोस्तों 100 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर के। ठीक है, जो पेपर 1 है उसमें 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर क्वेश्चन उसमें भी 2 नंबर का होगा, तो टोटल जो पेपर होता है वो 300 नंबर का पेपर होता है। ठीक है, पेपर 1 में 50 क्वेश्चन इंटू 2, 100 नंबर का। और दोस्तों पेपर 2 में 100 क्वेश्चन इंटू 2, 200 नंबर का। ठीक है, टोटल दोस्तों 300 नंबर का हमारा पेपर हो गया। कहने का मतलब है 150 क्वेश्चन होंगे, 300 नंबर होंगे। ठीक है, हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। नकारात्मक अंकन, नेगेटिव मार्किंग दोस्तों यहाँ पर नहीं होती है, तो ये ठीक है, थोड़ा बहुत प्लस पॉइंट है, लेकिन पेपर जो है वो उसका थोड़ा लेवल भी ठीक ठाक होता है। ठीक है, तो नकारात्मक अंकन
नहीं होता है, ठीक है ना, नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं होती है। कहने का मतलब है कि जो पैटर्न है एज इट इज वही पैटर्न है जो यूजीसी नेट के अंदर फॉलो किया जाता है, ठीक है ना, सिलेबस भी वही है। कई बार दोस्तों हम देखते हैं कि सेट का जो पेपर है वो थोड़ा सरल होता है, कई बार हम देखते हैं दोस्तों सेट का जो क्वेश्चन है वो थोड़ा इजी होता है तुलनात्मक रूप से नेट के। जब आप नेट का पेपर देखते हैं तो वो थोड़ा लेवल का होता है, बिकॉज वो राष्ट्रीय स्तर पर लगता है, जबकि दोस्तों सेट का जो पेपर है वो थोड़ा इजी रहता है। ओके, अब देखिए, फिर भी दोस्तों हम ये नहीं कह सकते कि सेट का इजी रहता है तो हम थोड़ी तैयारी कम करेंगे, है ना, ऐसा नहीं। हमें तैयारी जो है दोस्तों लेवल की करनी है, हमें तैयारी उस लेवल की करनी है कि हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकें, ठीक है ना। तो उसके लिए दोस्तों ये बैच है आपके लिए। अब देखिए दोस्तों, इस बैच में जो हम आपको 100 घंटे की जो प्रैक्टिस करवाने वाले हैं, जो लाइव क्लास आपको मिलेगी दोस्तों, वो आपको एमसीक्यूज की मिलने वाली, ठीक है ना। केवल और केवल वो एमसीक्यूज नहीं होंगे, उसमें हम बहुत सारे आपके डाउट सोल्व करने वाले हैं, उसमें दोस्तों शानदार व्याख्या करने वाले हैं, ठीक है ना। अभी दोस्तों कल से क्या होगा, कल से दोस्तों आपकी जो है टॉपिक वाइज क्लास लगेगी, ठीक है। कल से दोस्तों आपकी टॉपिक वाइज दोस्तों एक सीरीज शुरू होगी, जिसके अंदर दोस्तों प्राचीन भारत से लेके और पूरा आधुनिक भारत और हिस्टोग्राफी की दोस्तों टॉपिक वाइज क्लास होगी, ठीक है। हर क्लास में दोस्तों आपके 20 से 30 प्रश्न होंगे, है ना, यानी कि मिनिमम 20 और ज्यादा से ज्यादा 30 प्रश्न हो जाएंगे, क्योंकि एक घंटे में दोस्तों अगर हम पूरा ढंग से एक एक प्रश्न का दोस्तों एनालिसिस करें तो वो 20 से 30 क्वेश्चनों का बहुत अच्छे से किया जा सकता है। ये 20 से 30 प्रश्न जो होंगे दोस्तों, इसका अच्छे से हम क्या करेंगे, इसकी व्याख्या देखेंगे, है ना, इनको दोस्तों हम अच्छे से सोल्व करेंगे, ठीक है। यानी कि आप ये मान के चलिए कि 30 प्रश्नों में से दोस्तों हम 100 जानकारी निकाल लेंगे, हर प्रश्न में से दोस्तों 2 4 5 10 जानकारी आपको, यानी कि कहने का मतलब डेप्थ में एनालिसिस करने वाले हैं, डीप में एनालिसिस हम इसमें करने वाले हैं, ठीक है ना। अब दोस्तों यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रश्न नहीं होंगे, प्रश्न के साथ में उसकी व्याख्या भी होगी। अब आप में ये मन में ये होगा कि प्रश्न कौन से होंगे, तो देखिए दोस्तों हमारे पास में टारगेट है लगभग 100 घंटे का, हमने आपको जो है प्रॉमिस किया है। तो दोस्तों जो टारगेट रहता है वो ये रहता है कि लगभग 80 से 100 घंटे के आसपास ये जो क्लासेस रहने वाली है। तो इसमें हमारी कोशिश ये रहेगी दोस्तों कि यहां पर जो क्वेश्चन लिए जाए वो वही क्वेश्चन लिए जाए जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, कहीं से भी कुछ भी पूछ लिया जाता है, लेकिन दोस्तों वो वाले टॉपिक जहां से बार बार क्वेश्चन आता है, रिपीटेडली क्वेश्चन आता है, वो हम क्वेश्चन उठाएंगे। पहली बात तो ये, ठीक है ना, कौन से क्वेश्चन उठाएंगे, जहां से बार बार प्रश्न बनते हैं, रिपीटेडली प्रश्न बनते हैं, वो हम क्वेश्चन उठाएंगे। पहली बात तो ये, ठीक है ना। तो अब जैसे कि मान लीजिए पहला हमने टॉपिक उठाया प्रागैतिहासिक काल, ठीक है ना, हम शुरुआत करेंगे मान लो प्रागैतिहासिक काल से, ठीक है। अब दोस्तों ये प्रागैतिहासिक काल में हम पूरा पाषाण काल पढ़ते हैं, पूरा कंप्लीट जो है दोस्तों ये स्टोन एज है, ठीक है ना, पाषाण काल हम पूरा देखेंगे। तो दोस्तों इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण 20 से 30 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब वैसे तो बहुत सारी जानकारी है इसमें कि कब शुरुआत हुई, कहां से साक्ष्य मिले, क्या मिले, लेकिन दोस्तों हमें एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, तो इसमें हम 20 से 30 क्वेश्चंस जो हैं वो उठाएंगे इस टॉपिक के, और उनमें से दोस्तों लगभग 30 क्वेश्चनों में से 100 प्रकार की जानकारियां आपको हम यहां पर दे देंगे। हर क्लास में बहुत ही डेप्थ के अंदर जो है प्रश्नों का एनालिसिस किया जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस जो है दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चंस जो है ये एमसीक्यूज क्वेश्चन होंगे, है ना, कुछ दोस्तों पीवाईक्यू क्वेश्चन होंगे, यानी कि दोस्तों ये मिला जुला रूप होगा प्रश्नों का, ठीक है ना। कुछ तो पुराने प्रश्न पत्रों से कुछ एक क्वेश्चन देख लेंगे जहां से अच्छी जानकारी निकलती हो, कुछ दोस्तों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो कि पूछे ही जाएंगे वो हम यहाँ पर देख लेंगे। तो एक मिला जुला रूप देखने को मिलेगा। मोस्टली आपको क्वेश्चन जो है दोस्तों वो नए ही देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, 20 से 30 प्रश्न। और दोस्तों इनकी शानदार होने वाली है क्या एक्सप्लेनेशन, शानदार होने वाली है क्या व्याख्या, ठीक है, मजा आएगा। इनके माध्यम से हम जो है आपका 100% सिलेबस कवर करवाएंगे, ठीक है ना। इनके माध्यम से आपका 100% सिलेबस पूरा करवाएंगे, और दोस्तों यहां से डेफिनेटली आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही हम उठाने वाले, ठीक है। बाकी दोस्तों इस बैच के अंदर आपको जो है रिकॉर्डेड क्लासेस वगैरह सब कुछ मिल गई होंगी, है ना। एक बार आप मुझे बताएंगे, आप में से जो भी इतने बच्चे लाइव हैं, एक बार बताएंगे कि इस बैच में आपको जो है रिकॉर्डेड जो है सारी क्लासेस अवेलेबल हो गई होगी, ठीक।
क्योंकि दोस्तों इस बैच का नाम है एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड डाउट सॉल्विंग। तो जब हम डेप्थ में एक्सप्लेनेशन करेंगे, एनालिसिस करेंगे इन क्वेश्चंस का, तो दोस्तों यहां पर अगर आपके कोई डाउट रहते हैं तो उन डाउट का भी सॉल्यूशन यहीं पर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका बेनिफिट क्या रहने वाला है, एक तो दोस्तों हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से एमसीक्यूज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्मेट के अंदर 100% सिलेबस कवर करेंगे। टोटल 10 यूनिट्स है, 10 की 10 यूनिट को दोस्तों हम एमसीक्यू प्रैक्टिस के थ्रू जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। दूसरा दोस्तों, आपको यहाँ पे 20 से 30 प्रश्नों के अंदर 100 प्रकार की जानकारियां दे दी जाएगी, है ना। हर प्रश्न को दोस्तों हम अच्छे से एनालिसिस करेंगे, हर प्रश्न से 10-12 जानकारियां आपको निकाल के देंगे, ठीक है, जो कि एग्जाम ओरिएंटेड होगी। इसी के साथ दोस्तों अगर आपको और भी ज्यादा चीजें जाननी है तो उसके लिए आपके लिए इस बैच के अंदर रिकॉर्डेड क्लासेस भी अवेलेबल है। ठीक है, एक बार आप मुझे बताएंगे कि आपको यहाँ पर पूरी रिकॉर्डेड जो क्लासेस है वो शो हो गई है इस बैच के अंदर, यस और नो, एक बार आप मुझे टाइप करके बताएंगे, ठीक है ना। तो जो इसमें जो लाइव सेशन रहने वाला है दोस्तों, वो हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का लाइव सेशन रहने वाला है। साथ ही साथ जब आप रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे जो कि आपको इस बैच के अंदर अवेलेबल हो गई है, ठीक है ना, तो दोस्तों आपको रिकॉर्डेड क्लास देखते समय अगर कोई डाउट होता है, अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है, तो वो आप इस लाइव क्लास के अंदर पूछ सकते हैं, है ना। भाई लाइव बैच के अंदर होता क्या है, लाइव बैच में यही तो होता है ना भाई, टीचर पढ़ा रहा है, अगर कुछ समझ में नहीं आया तो उसका डाउट जो है वो टीचर सोल्व कर देता है। तो आपके पास में रिकॉर्डेड बैच है, आप उसे देखिए, अगर वहां कोई डाउट होता है तो वो इस लाइव क्लास के अंदर आप पूछ लीजिए, ठीक है ना। तो उसका बेनिफिट आपको एज इट इज लाइव जैसा ही बेनिफिट मिलने वाला है, ठीक है। और यहां पर लिखा हुआ है 50 आवर रिवीजन बैच, है ना। मैंने आपको 100 घंटे बताया था दोस्तों, ये 50 आवर लिखा हुआ है, लेकिन आप मान के चलिए कि 50 से लेके 100 के बीच में ही रहने वाले हैं घंटे, है ना। 60 भी हो सकते हैं, 70 भी हो सकते हैं, 80 भी हो सकते हैं, ये आंकड़ा 50 से 100 के बीच में रहेगा। ओके, आप ये मान के चलिए कि रोज दोस्तों हम एक पर्टिकुलर टॉपिक उठाएंगे, जैसे कि हमने पहले प्री हिस्टोरिकल टाइम उठा लिया, प्रागैतिहासिक काल उठा लिया, और स्टोन एज से रिलेटेड हमने सारे क्वेश्चन आंसर कर लिए। अब दोस्तों आपको पता है जब हम पाषाण काल पढ़ते हैं, स्टोन एज पढ़ते हैं, तो दोस्तों पाषाण काल में प्रश्न तो बहुत सारे हैं, लेकिन दोस्तों यूजीसी के फेवरेट क्वेश्चन कौन से हैं, ठीक है, या फिर दोस्तों जो राजस्थान सेट में पूछे जाने की संभावना है वो क्वेश्चन कौन से हैं, वो उठाएंगे। अब पाषाण काल में पूरा पाषाण जो कंप्लीट जो पाषाण काल है, यहां से भी दोस्तों एक नव पाषाण काल हम सुनते हैं जहां से मोस्टली क्वेश्चंस यूजीसी उठाती है, ठीक है ना। नव पाषाण काल दोस्तों नियोलिथिक कल्चर, नियोलिथिक एज जिसको बोलते हैं, यहां से जो है यूजीसी बहुत सारे क्वेश्चंस उठाती है, ठीक है। तो हम पाषाण काल में नव पाषाण काल को डेप्थ से पढ़ेंगे, ताकि दोस्तों यूजीसी का फॉर्मेट यहां पर फॉलो किया जाता है, तो एज इट इज क्वेश्चन हमें यहां पर मिले, ठीक है। मध्य पाषाण काल से भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं नो डाउट, लेकिन दोस्तों लिमिटेड आते हैं, जैसे कि माइक्रोलिथ का क्वेश्चन आ जाता है, सूक्ष्म पाषाण उपकरणों के क्वेश्चन आ जाते हैं, है ना। तो दोस्तों पाषाण काल को अगर हम पढ़ेंगे तो हम उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होगा उस टॉपिक का, वहां से जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस लेके आएंगे और उनको भी बड़ा डेप्थ में समझाने वाले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता का टॉपिक शुरू किया। अब दोस्तों हड़प्पा सभ्यता अपने आप में छोटा थोड़ी है, हड़प्पन सिविलाइजेशन मैंने शुरू किया फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो हड़प्पन सिविलाइजेशन बहुत बड़ा है, 8-9 लेक्चर हड़प्पन सिविलाइजेशन में बन जाते हैं। बट दोस्तों हड़प्पा सभ्यता से क्वेश्चन जो है वो कहां से पूछे जाते हैं, आपने नोटिस किया। तो दोस्तों सबसे ज्यादा प्रश्न बनेंगे पुरावशेषों से, है ना, स्थल व वहां से प्राप्त पुरावशेष, ठीक है। यानी कि कोई स्थल है और वहां से प्राप्त कोई अवशेष मिला है, यहां से जो है दोस्तों इस टाइप के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है ना। इंडस वैली के अंदर कहने में इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता एक बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन दोस्तों आप ये देखो ना कि मोस्टली जो एग्जामिनर वो क्वेश्चन कहां से उठाता है, ठीक है, वो क्वेश्चन यही उठाएगा कि जुता हुआ खेत कहां से मिला। यानी कि मैं ये तो चलो बहुत ईजी है, कालीबंगा से मिलता है, लेकिन वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार की उठाएगा कि ये कहां से मिला है, ये कहां से मिला है, ये कहां से मिला है। मोस्टली क्वेश्चन दोस्तों हम देखते हैं कि वो ऐसे ही उठाता है। जैसे कि मान लीजिए एक सरल सा क्वेश्चन जो कि आता रहता है, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति का, डांसिंग गर्ल, है ना, कांस्य की डांसिंग गर्ल बोले तो दोस्तों नर्तकी की मूर्ति दोस्तों जो कि कहां से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है, मोहनजोदड़ो से मिली है, ठीक है, ये पूछ लिया, ठीक है। भूकंप के साक्ष्य कहां से मिल गए, कालीबंगा से मिल गए। ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य कहां से मिल गए, कालीबंगा से मिल गए। बंदरगाह नगर कौन सा था,
लोथल था, ठीक है ना। औद्योगिक नगर कौन सा था, चहुंदड़ो था। मन के बनाने का कारखाना कहां से मिल गया, चहुंदड़ो से मिल गया, ठीक है। लिपस्टिक के साक्ष्य कहां से मिल गए, चहुंदड़ो से मिल गए, ठीक है। दोस्तों कौन सा शहर किस नदी के तट पर था, तो ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं हड़प्पा में। तो जब हड़प्पा को पढ़ेंगे ना तो उसका वही कोर जो टॉपिक होगा जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन उठाएगा, वही दोस्तों हम पढ़ने वाले। हर टॉपिक का, मेरी बात सुनिए, हर टॉपिक का अपना एक महत्वपूर्ण पोर्शन होता है जहां से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। आप मौर्य साम्राज्य उठा लीजिए, मौर्य काल उठा लो आप, ठीक है। और दोस्तों मौर्य काल से आए हुए प्रश्न देख लो, तो दोस्तों 10 में से 8 बार जो प्रश्न है वो अशोक के अभिलेखों पर ही आते हैं, अशोक के अभिलेख पर आ जाते हैं। भाई है कि नहीं, आते हैं कि नहीं आते। भाई मौर्य साम्राज्य पढ़ोगे तो ज्यादातर क्वेश्चन अशोक के अभिलेख से आ जाएंगे, मौर्य प्रशासन से आ जाएंगे, ठीक है ना। अशोक के अभिलेख से आ गए, मौर्य प्रशासन से आ गए। इसके अलावा दोस्तों और अगर आप डेप्थ में जाओगे और टॉपिक ले लो, गुप्त काल ले लो, है ना, गुप्त काल उठा लो। अगर आप गुप्त काल उठाते हो तो गुप्त काल में एग्जामिनर सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से बनाता है भाई, गुप्त काल में एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा समुद्रगुप्त से, समुद्रगुप्त से क्वेश्चन बनाएगा सबसे ज्यादा। समुद्रगुप्त की दिग्विजय है, प्रयाग प्रशस्ति है, ठीक है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जामिनर यहां से बनाएगा। और दोस्तों गुप्त काल में उठाएगा तो गुप्तकालीन स्थापत्य, और स्थापत्य में भी दोस्तों मंदिर स्थापत्य। तो दोस्तों इतिहास का सिलेबस बहुत बड़ा है, ज्ञान का कोई अंत नहीं है, असीम है, ठीक है। लेकिन दोस्तों हमें यह पता होना चाहिए कि कहां से टॉपिक उठते हैं, कहां से क्वेश्चन उठते हैं, कहां से जो है एग्जामिनर बार बार प्रश्न उठाता है। ये चीजें हमें पता कैसे चलती है भाई, ये कोई जादू नहीं है इसमें। ये चीजें हमें पता चलती है दोस्तों बार बार पुराने प्रश्न पत्रों को देखने से हमें पता चलता है कि भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्या पैटर्न रहने वाला है, ठीक है ना। उसी पैटर्न के आधार पर दोस्तों हम ये अनुमान लगाते हैं कि मौर्य काल से प्रश्न आएगा तो कहां से आएगा, गुप्त काल से आएगा तो कहां से आएगा, है ना। मोस्टली दोस्तों जब एग्जाम के दिन नजदीक होते हैं तब हमें ऐसे ही टॉपिक पढ़ने चाहिए, हमें पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक टॉपिक नहीं पढ़ना चाहिए। वो तो दोस्तों जब एग्जाम में बहुत समय है तब हम आराम से पढ़ें, लेकिन अब एग्जाम में महीना भर बचा है, 20 दिन बचे हैं, है ना। तो दोस्तों हमें हर टॉपिक में सिर्फ वही पोर्शन जो है कवर करना चाहिए जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक है ना, बिल्कुल। और दोस्तों आजकल कल्चरल हिस्ट्री ज्यादा पूछी जा रही है, इसी के साथ दोस्तों क्रम वाले क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, ठीक है ना। कौन से क्रम वाले प्रश्न, क्रम वाले प्रश्न बहुत आ रहे हैं भाई, यूजीसी नेट के अंदर भी खूब आ रहे हैं, तो आपके में भी आएगा। अब दोस्तों क्रम वाले प्रश्न जो है ये भी आपको पता होना चाहिए किसके आते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल क्रम किसका हो सकता है, क्रम वाले क्वेश्चन किससे आ सकते हैं दोस्तों। एक क्वेश्चन आप देखो, मुगल काल के अंदर उत्तर मुगल शासक, इनका क्रम हर चौथे एग्जाम में पूछा होता है, ठीक है ना। उत्तर मुगल शासक, मुगल शासक, मध्यकालीन भारत में ये जो क्रम है दोस्तों ये हर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। इसके अलावा दोस्तों मध्यकालीन भारत में ही इल्तुतमिश के बाद के शासकों का, इल्तुतमिश के सल्तनत काल में इल्तुतमिश के बाद के शासकों का क्रम आता ही आता है, ठीक है। प्राचीन भारत में दोस्तों मैं बच्चों को बहुत बार पढ़ाया है कि अशोक के बाद के जो 10 शासक हैं पुराणों के अनुसार, अशोक के बाद के शासक, पुराणों के अंदर दोस्तों अशोक के बाद 10 शासकों का उल्लेख होता है, इनका क्रम हमेशा एग्जाम में आता है। अगर मौर्य काल से क्रम आएगा तो दोस्तों अशोक के बाद के शासकों का क्रम आता है। अभी जो नेट का एग्जाम लगा था ये जो भी गया है, ठीक है ना दोस्तों, इस एग्जामिनेशन में आप ये देखिए कि अशोक के बाद के शासकों का क्रम आया था, और मैंने बच्चों को स्पष्ट कह दिया था कि अगर क्रम आएगा मौर्य काल में तो अशोक के बाद के शासकों का आएगा, रट के जाना। और दोस्तों बच्चे अच्छे से याद करके गए थे और यहां से क्वेश्चन आ गया था। अब 10 में से कोई भी 4 शासक का क्रम दे देगा, ठीक है। और दोस्तों क्रम की बात करें तो आधुनिक भारत में किसका क्रम आ सकता है भाई, किसान आंदोलन का क्रम, किसान आंदोलन हो गए, ठीक है, युद्ध हो गए, युद्ध का क्रम आ गया, है ना। आंग्ल सिख युद्ध हो गया, आंग्ल मैसूर हो गया, आंग्ल मराठा हो गए, है ना। इन युद्धों का क्रम पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों हमें पता रहना चाहिए ना भी क्वेश्चन आएगा कहां से,
इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें जो उत्तराधिकारी संघर्ष है, ठीक है, मुगल काल के अंदर जो उत्तराधिकारी संघर्ष है जो शाहजहां के बच्चों में हुआ था, यहां से क्रम आता है, ठीक है, यहां से क्रम आ जाता है, क्रम के क्वेश्चन मोस्टली यहां से आते हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि आने वाले इन 60 दिनों में, आज की क्लास तो ओरिएंटेशन क्लास है, आज की क्लास में तो मैंने सिर्फ आपको समझाया है कि हम क्या करने वाले हैं, क्या पढ़ने वाले हैं, क्या तरीका रहने वाला है, कितना कितना कवर करने वाले हैं, ठीक है ना। तो दोस्तों आप ये देखिए कि आने वाले 60 दिनों के अंदर, ठीक है, क्योंकि अभी अगस्त सितंबर में आपका एग्जाम था, अभी 6 सितंबर को था, अभी उसकी डेट बढ़ गई है, शायद 13 सितंबर के आसपास हो गई, तो भी कोई ज्यादा दिन नहीं बढ़े, है ना, एक हफ्ता आगे हुई है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं, हमें तो तैयारी करनी है, ठीक है। यहां पर दोस्तों हम जो है एमसीक्यूज करने वाले हैं, मैंने पीछे आपको बताया, ठीक है, एमसीक्यूज करने वाले हैं, और एमसीक्यूज के अंदर प्यारे बच्चों हम देखने वाले हैं यहां पर लगभग 20 से 30 क्वेश्चन, मिनिमम 20 और हाईएस्ट 30, एक घंटे के अंदर दोस्तों 20-30 क्वेश्चनों को बड़े डेप्थ में, बड़े शानदार तरीके से पढ़ा जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों टॉपिक वाइज, कैसे रहेंगे, टॉपिक वाइज रहेंगे, ठीक है। हो सकता है कि दोस्तों, यानी कि टॉपिक वाइज का मतलब है कि हम पर्टिकुलर एक एक टॉपिक को उठाएंगे, जैसे कि हमने उठा लिया यहाँ से कोई वैदिक काल, सॉरी सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल उठा लिया, उसके बाद हड़प्पा उठा लिया, फिर वैदिक काल उठा लिया, है ना, जैन धर्म है, बौद्ध धर्म है, महाजनपद काल है, ये चीजें उठा ली, मौर्य काल है, गुप्त काल है, मौर्योत्तर काल, गुप्तोत्तर काल, ये सारे ऐसे टॉपिक वाइज हम करने वाले हैं और बहुत ही शानदार प्रश्न उठाएंगे। आप देखिएगा बड़े ही डेप्थ में और बड़े ही शानदार तरीके से हम क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक। तो इस प्रकार से हमारा ये बैच रहने वाला है। मैंने सबसे पहले आपको दोस्तों यहाँ पर मैंने बताया ये ओरिएंटेशन क्लास है, इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले मैंने आपको एग्जाम पैटर्न समझाया, पेपर 2 ही होंगे, ठीक है ना, पेपर 2 होते हैं, एक 1 और एक 2, ठीक है, ये दोस्तों सब्जेक्ट का होता है। नेट का एग्जाम दिया है क्या आपने, आप में से किसी ने नेट का एग्जाम दिया है क्या, अगर नेट का एग्जाम दिया है तो बताइए, अगर नेट का एग्जाम दिया होगा तो दोस्तों आपको फिर कोई डाउट नहीं है, फिर तो दोस्तों आप इस पूरे पैटर्न को बहुत अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अगर आपने यूजीसी नेट का एग्जाम दिया है तो दोस्तों आप इस पूरे पैटर्न को बहुत अच्छे से जानते हैं, अगर नहीं दिया है तो दोस्तों फिर थोड़ा सा जो है आपके लिए एक बार ये पैटर्न समझना जरूरी है। अब दोस्तों यहाँ पर हम पेपर 1 की बात कर लेते हैं। पेपर 1 में दोस्तों 10 यूनिट होती है इसमें भी। अब यहां पर सबसे बड़ी गलती बच्चे क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं कि वो पेपर 1 को देखते ही नहीं है, ठीक है ना। क्यों देखेंगे भाई, उनको तो अपने विषय से प्यार है, विषय से ज्यादा लगाव होता है, वही स्वाभाविक सी बात है, हम विषय को पढ़ते हैं, एमए भी करते हैं तो विषय से ज्यादा लगाव होता है, लेकिन भाई इतना ज्यादा लगाव भी मत रखो कि पेपर 1 को भूल ही जाओ। विषय दोस्तों हमें कभी भी धोखा दे सकता है, ठीक है। मैं हर बार बच्चों को कहता हूं कि जब आप जो है सब्जेक्ट पढ़ते हो तो सब्जेक्ट की सीमा का कोई अंत नहीं है, ठीक है। हिस्ट्री के अंदर दोस्तों सारी चीजें आती है, कई बार दोस्तों हिस्ट्री का पेपर पढ़ते हैं तो यूं लगता है कि हिंदी साहित्य का पेपर है, क्यों, कालिदास की रचनाएं रचनाएं भर दी। अभी दोस्तों झारखंड के अंदर सेट का एग्जाम हुआ था, ठीक है, तो उसमें 6 से 7 क्वेश्चन तो कालिदास की रचनाओं के ही आ गए, बैक टू बैक, है ना, 6 से 7 क्वेश्चन तो कालिदास की रचनाओं के ही आ गए। अब बताओ कालिदास की रचनाओं से 6-7 क्वेश्चन आ गए तो बच्चे को तो ये लगे ना यार हिंदी साहित्य का चल रहा है, कोई संस्कृत का चल रहा है, संस्कृत के विद्वान, कोई संस्कृत का चल रहा है, क्या चल रहा है ना। मुंशी प्रेमचंद की रचनाएं आ गई, राष्ट्रीय आंदोलन संबंधी रचनाएं आ गई, तो हमें ऐसा लगता है कोई साहित्य का पेपर चल रहा है। वहीं दोस्तों बहुत सारी बार जो है संवैधानिक परिवर्तन के क्वेश्चन आते हैं ज्यादा, 1909 1919, है ना, तो संवैधानिक परिवर्तन के जो क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे में दोस्तों फिर यूं लगता है कि भाई साहब ये कोई पॉलिटिकल साइंस का पेपर है, ठीक है। तो इतिहास का दायरा दोस्तों इसमें सारे विषय शामिल है, तो दोस्तों इसका कोई फिक्स दायरा नहीं है। लेकिन दोस्तों ये जो पेपर 1 है इसको आप 2 महीने में तो ऐसा कर सकते हैं, इस पेपर 1 को 2 महीने में आप इतना अच्छा तैयार कर सकते हैं प्यारे बच्चों कि आप 50 में से 30 प्लस क्वेश्चन सही करें, है ना। अगर आपको सेट चाहिए तो दोस्तों इसमें आपको स्कोर जो है वो अच्छा करना होगा, ठीक है, इसके अंदर दोस्तों आपको स्कोर डेफिनेटली अच्छा करना होगा, ठीक है ना। अगर आप चाहते हैं कि सेट क्वालिफाई हो जाए तो इसमें से दोस्तों आपको 30 प्लस क्वेश्चन सही करने होंगे, टोटल 100-150 क्वेश्चन में से दोस्तों आप टारगेट बना के चलो, आप जो है 90 से 100 के बीच में क्वेश्चन सही करो। यानी दोस्तों विषय के अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे तो आप लगभग 60 क्वेश्चन जो है विषय में सही करके आओ,
लगभग 30 के आसपास इसमें करके आओगे तो दोस्तों 90 क्वेश्चन सही होंगे। 90 क्वेश्चन पर 180 नंबर बनते हैं ना, तो 90-95 क्वेश्चन तो सही करके आना ही है आपका। तो पेपर 1 को थोड़ा डिटेल में पढ़ लेना भाई, है ना। अब पेपर 1 में डिटेल में इसलिए पढ़ना क्योंकि इसमें ऐसे ऐसी यूनिट्स है जो कभी हमने स्कूल में नहीं पढ़ी होती, जैसे कि रिसर्च वाली यूनिट आ गई, रिसर्च एप्टीट्यूड, है ना। अब दोस्तों रिसर्च एप्टीट्यूड है तो जो शोध कर रहा है ना, उसको आती है, उसको नॉलेज है उसका। अब आप में से बहुत सारे बच्चे अगर शोध नहीं कर रहे हैं, कोई पीएचडी स्कॉलर नहीं है, रिसर्च स्कॉलर नहीं है, तो फिर उससे पढ़ना पड़ेगा। 5 क्वेश्चन आएंगे। पीडी हो गया, पीपल डेवलपमेंट, है ना। तो दोस्तों उसके भी जो है उसमें हम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर लेते हैं, और दोस्तों एनवायरनमेंट से संबंधित भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो वो भी हमें पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा दोस्तों हायर एजुकेशन है, इसी के अंदर एक यूनिट हायर एजुकेशन की आती है। तो दोस्तों वो तो पूरी हिस्ट्री की है। तो हायर एजुकेशन जो है वो तो पूरा हिस्ट्री जैसा ही है, क्योंकि दोस्तों जो भारत के अंदर शिक्षा से संबंधित जो जो आयोग आए थे, हंटर कमीशन वगैरह, और वुड डिस्पैच की हम बात करें, है ना। तो दोस्तों वुड डिस्पैच की हम बात करें स्पेशली, तो जिसको हम शिक्षा का मैग्ना कार्टा कह देते हैं, तो दोस्तों वुड डिस्पैच जो है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये हायर एजुकेशन की जो क्लास है दोस्तों, हायर एजुकेशन जो है, हायर एजुकेशन वाली यूनिट तो पूरी की पूरी हिस्ट्री की यूनिट है, तो वो तो हमारे सब्जेक्ट में कवर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों कम्युनिकेशन की एक यूनिट आती है ना। तो कम्युनिकेशन हम इतना नहीं पढ़ते हैं, तो वो भी आपको कवर करना है। इसके अलावा सबसे जो बड़ी चुनौती होती है पेपर 1 के अंदर, वो होती है मैथ, रीजनिंग एंड डीआई। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनका 10वीं के बाद में दोस्तों 10वीं के बाद से उनका मैथ से वास्ता ही छूट जाता है, मैथ रीजनिंग से वास्ता ही छूट जाता है। तो दोस्तों थोड़ी बहुत प्रैक्टिस अगर उसकी कर लोगे तो इसमें आपको सफलता मिल सकती है। तो मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि 2 महीने में विषय तो ढंग से तैयार हो ना हो, है ना। विषय को तो दोस्तों देखो बहुत गहरा है, कम से कम मिनिमम 6 महीने तो हमें विषय के लिए चाहिए। अभी एग्जाम की डेट भी अनाउंस हो चुकी है, तो हम आप जानते हैं कि ज्यादा समय हमारे पास में नहीं, लेकिन दोस्तों इसे दोस्तों 2 महीने में आप बहुत अच्छा कर सकते हो। रोज के 2 घंटे निकालो, इसे 2 महीने में आप बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। पेपर 1 के दोस्तों यहाँ पर आपको जो है बैच, इस बैच के अंदर पेपर 1 भी इंक्लूड है आपके लिए, है ना। तो दोस्तों सर के द्वारा जो क्वेश्चंस आंसर करवाए जाएं, या फिर सर के द्वारा जो क्वेश्चंस करवाए जाएं, कोई पीवाईक्यूज करवाए जाए, तो उनको बड़े ध्यान से आपको पढ़ना है। और हो सकता है कि आप इसके लिए पीवाईक्यू की और अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, तो इसके लिए बुक भी आ जाती है ना, तो वो आपकी मर्जी है। बाकी दोस्तों यहाँ पर आपको इस बैच के अंदर भी बहुत डेप्थ में जो है पेपर 1 भी करवाया जाएगा, ठीक है। तो आपको बैलेंस बना के चलना है, ऐसा नहीं कि भाई सिर्फ पेपर 2 को ही पढ़ते रहना। मोस्टली नेट में भी बच्चे यही गलती करते हैं, पूरे दिन पेपर 2 को पढ़ते रहेंगे पूरे दिन, लेकिन पेपर 1 को देखते ही नहीं। तो आप में से कोई भी बच्चा ऐसे ना करे कि पेपर 1 को न देखें, है ना। पेपर 1 को देखना, ये स्कोरिंग होता है। मैथ है, रीजनिंग है, इसमें स्कोर अच्छा आ जाता है, लगभग 12-13-15 क्वेश्चन आते हैं मैथ रीजनिंग डीआई के। तो इसमें तो दोस्तों सीधी सी बात है, आता है तो आता है, नहीं आता तो नहीं आता। तो अगर आता होगा तो सीधी सी बात है 10 से 15 क्वेश्चन आपके वैसे बन जाएंगे, ठीक है। तो और सब्जेक्ट जो है वो मैं आपका आराम से संभाल रहा हूँ यहाँ पर, आराम से दोस्तों 10 यूनिट हैं और शानदार बेहतरीन कंटेंट के साथ में हम करने वाले हैं, और बेहतरीन व्याख्या, बेहतरीन एक्सप्लेनेशन अपनी होने वाली है, ठीक है। तो क्योंकि दोस्तों इस क्लास का नाम है एमसीक्यू प्रैक्टिस, तो हम यहाँ पर एमसीक्यू माध्यम से जो है एमसीक्यू के जो क्वेश्चन आंसर है उसके माध्यम से हम पूरा बैच कवर करने वाले हैं। अभी आपको कुछ पूछना है, कोई डाउट है तो बताओ, बताओ भाई, कोई डाउट, कोई कुछ पूछना है तो बताओ, ठीक है। पैटर्न जो है वो नेट वाला ही होगा, एग्जाम पैटर्न जो है दोस्तों वो यूजीसी नेट वाला ही है, उसमें कोई डाउट नहीं है। एग्जाम पैटर्न जो है एज इट इज यूजीसी नेट वाला ही है, लेकिन दोस्तों एग्जाम का जो स्तर है उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन हो सकता है। हम मोस्टली देखते हैं कि नेट से जो है थोड़ा सा स्तर जो है वो हल्का रहता है, किसका, सेट का। लेकिन दोस्तों हम ये नहीं कह सकते कि हर बार ही ऐसा हो, बहुत सारे विषयों के अंदर सेट का एग्जाम बहुत टफ भी आता है नेट से, ठीक है ना, बहुत लेवल का भी आता है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हर बार जो है वैसा ही हो जैसा हम सोच रहे हैं, तो थोड़ा सा तैयारी को जो है वो गहराई से करना पड़ेगा। और दोस्तों कंपटीशन इस बार थोड़ा ज़्यादा रहने वाला है, टीचिंग एसोसिएट की भी वैकेंसीज हमारे सामने है, ठीक है। तो उसके लिए भी जो है भले ही वह एक प्रकार से कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरियां हैं, मतलब फिक्स नहीं है, पक्की नहीं है, लेकिन फिर भी दोस्तों बेरोजगारी के स्तर को देखते हुए वहां पर भी एक अच्छा खासा कंपटीशन रहने वाला है। अगर ये एग्जाम क्वालिफाई हो जाता है तो थोड़ा सा जो है कंपटीशन आपके लिए जो है सरल हो जाएगा, इजी हो जाएगा, और आराम से जो है आप यहाँ पे छटनी हो जाएगी, भाई सेट जिसका क्वालिफाई है, नेट जिसका क्वालिफाई है, वही तो योग्य होगा ना। तो थोड़ी सी छटनी हो जाएगी। जहां पर दोस्तों हम देखते हैं कि स्कूल लेक्चर के एग्जाम है,
इनमें बहुत भीड़ रहती है। बीएड जो है वो हर कोई कर लेता है, लेकिन दोस्तों नेट और सेट जैसे जो एग्जाम है ये हर कोई पास नहीं करता है, बहुत लिमिटेड बच्चे होते हैं। तो अगर सेट क्वालिफाई कर लेते हो तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट आपके लिए रहने वाला है, बहुत बड़ा बेनिफिट रहने वाला है, ठीक है, याद रखिएगा बिल्कुल। तो दोस्तों यहाँ पर हम कल से जो है हमारी टॉपिक वाइज क्लासेस शुरू हो जाएगी। इंडियन हिस्ट्री है पूरी, राजस्थान हिस्ट्री स्पेशली मेंशन नहीं है, वर्ल्ड हिस्ट्री स्पेशली मेंशन नहीं है। आज दोस्तों सिलेबस को जो है प्रिंट आउट करके निकलवा लेना, ठीक है ना। सिलेबस जो है दोस्तों आपको प्रिंट आउट करके निकलवाना है, मोबाइल में नहीं रखना है, प्रिंट करके टेबल पर रखना है। हम टॉपिक वाइज जो है क्लास चलाएंगे, आपको जो जो टॉपिक होते रहे उन पे जो है टिक करते रहना है, ताकि आपका भी कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि आपका भी सिलेबस जो है वो समय पर पूरा हो रहा है, ठीक है ना। ये 50 से 100 घंटों के बीच की जो क्लासेस रहने वाली है, इसमें दोस्तों आपको बेहतरीन कंटेंट दिया जाएगा। बाकी रिकॉर्डेड जो है आपको बैच मिल गया है, मैंने पूछा भी है यहाँ बच्चों से, अभी तक किसी का रिप्लाई नहीं आया, लेकिन इस बैच के अंदर आपको रिकॉर्डेड बैच भी ऑफर किया जा रहा है। तो दोस्तों उससे आप जो है थ्योरी देखिए, कोई डाउट होता है तो दोस्तों आप यहाँ पर लाइव क्लास के अंदर मुझसे पूछिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सारे डाउट सॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज दोस्तों इस बैच का नाम ही क्या है, एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड डाउट सॉल्विंग बैच, ठीक है बिल्कुल। अब दोस्तों इसका सिलेबस कहाँ से मिलेगा, बहुत सारे बच्चे तो ये पूछते रहते हैं सर राजस्थान सेट का सिलेबस कहाँ से मिलेगा। भाई आपको कुछ नहीं करना है, आपको दोस्तों यूजीसी नेट की वेबसाइट पर जाना है, क्योंकि जब आप जो है राजस्थान सेट का सिलेबस भी सर्च करोगे तो वहां पर भी आपको यूजीसी नेट की वेबसाइट दे दी जाती है। तो बच्चों आपको करना क्या है, यूजीसी नेट की वेबसाइट पर जाना है ना, एनटी यूजीसी नेट की वेबसाइट सिलेबस सेक्शन में जाना है, और दोस्तों वहां पर हिस्ट्री का कोड है 06, ठीक है, 06 अपने विषय का कोड है हिस्ट्री का, ठीक है। तो दोस्तों आपको यूजीसी नेट की वेबसाइट पे जाना है, और वहां पर दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज के अंदर सिलेबस अवेलेबल है। सबसे पहले जो सबसे ऊपर जो सिलेबस होगा दोस्तों वो जनरल पेपर का होगा, पेपर 1 का होगा, तो उसे भी डाउनलोड कर लेना है। और फिर बाद में 06 कोड वाला, वैसे तो सब्जेक्ट का नाम भी होगा, बाकी आप ज्यादा स्क्रॉल ना करें तो 06 कोड है, उस पर दोस्तों जाके आप जो है अपनी भाषा जो भी आपकी लैंग्वेज हो, हिंदी हो इंग्लिश हो, सुविधा अनुसार आप जो है क्या कर लें, आराम से वहां से सिलेबस डाउनलोड कर लें। कल अपने जो है दोस्तों इसी समय अपनी जो क्लास होने वाली है रोज 12 से 1 के बीच में ही होंगी, यही समय रहने वाला है। कल दोस्तों इसी समय जो है आप आ जाएं, और फिर पहला टॉपिक जो है यहाँ पर लाइव आपको पहले ही शो होने लग जाएगा, और उस टॉपिक के हम कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस जो आने वाले हैं एग्जाम में वो उन्हीं क्वेश्चंस के इर्द गिर्द ही आएंगे, उन क्वेश्चन के आसपास ही आने वाले हैं, और कुछ क्वेश्चन जो है एज इट इज वैसे के वैसे भी आ सकते हैं, है ना। बिकॉज दोस्तों ऐसे एक्सपेरिमेंट हमने बहुत किए हैं और बहुत बच्चों को लाभ हुआ है इसका, इससे पहले नेट के अंदर भी किए हैं, बहुत बच्चों को लाभ हुआ है। ये एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन होती है, रिवीजन होगी इससे। हम जब पूरे 20 से 30 क्वेश्चन कवर कर लेंगे, लास्ट के अंदर दोस्तों 15 मिनट की सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे, ठीक है ना। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको दोस्तों 20-30 क्वेश्चन करवाए, है ना, हम 45 से 50 मिनट के अंदर दोस्तों 20 से 30 प्रश्नों को हल करेंगे विद एक्सप्लेनेशन, विद डीप एनालिसिस, और दोस्तों लास्ट के 10 मिनट के अंदर या लास्ट के 5 मिनट के अंदर दोस्तों हम उसका जो है एक आपको सुपर फास्ट रिवीजन भी करवा देंगे, ठीक है ना, ताकि कुछ चीजें तो क्लास में ही आपको याद हो जाएगी। उसके बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, आपको उस क्लास को दिन में एक बार और देख के पीपीटी या फिर जो आपको पीडीएफ है वो मिल जाएगी, उस पीडीएफ से आपको एक बार और वो क्लास को देख के रिवीजन कर लेना है, ठीक है। संडे वाले दिन दोस्तों आप फिक्स रखें कि उस दिन हमें रिवीजन ही करना है। आप मान के चलिए कि आप अगर इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से बेहतरीन तरीके से सॉल्व कर लेते हैं, तो दोस्तों डेफिनेटली जो है आपका यहाँ पर एग्जाम क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी जो थ्योरी वाली क्लासेज है उनको आप पढ़ते रहिए, ओके। तो यहाँ पर हमने बात कर ली किस प्रकार से हम कल जो है क्लास लगाने वाले हैं। अब कल की क्लास दोस्तों आपकी जो है 12 बजे से 1 बजे के बीच में लगेगी, यही टाइम रहने वाला है। अब कोई डाउट अगर आप क्लास से रिलेटेड या फिर कि कोई पैटर्न से रिलेटेड कुछ है तो एक बार पूछ लो, 2-5 मिनट है आपके पास में। कोई भी किसी प्रकार का कुछ समझ में नहीं आया, अभी मैंने जो समझाई है, जो बातें मैंने बताई है आपको, अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो। सिलेबस का मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए कंप्लीट इंडियन हिस्ट्री प्लस हिस्टोग्राफी ये सिलेबस है, फिर भी दोस्तों सिलेबस निकलवा के रखना, ठीक है। टॉपिक्स भी दिए गए हैं, स्पेशली मेंशन टॉपिक्स हैं, उन्हें हमें अच्छे से करना है, तो उसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ ये थोड़ा सिलेबस पर नजर रखना जरूर। कोई डाउट नहीं है, बताओ बताओ भाई। यस और नो, ठीक है। तो दोस्तों हम्म
ठीक है, तो दोस्तों किसी को कोई डाउट नहीं है, सारी चीजें सबको समझ में आ गई है। टोटल पैटर्न की बात कर ली है, सब्जेक्ट हमारा हिस्ट्री रहने वाला है, ठीक है। पेपर 1 की बात कर ली है, पेपर 2 की बात कर ली है, एक सेफ स्कोर की बात कर ली है, सिलेबस की बात कर ली है। इसी के साथ दोस्तों कौन कौन से पोर्शन है वो हमने देख लिए हैं। ये 2 पोर्शन दोस्तों नहीं है सिलेबस के अंदर, ठीक है ना, ये 2 पोर्शन नहीं है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर फिर हमने हर यूनिट में से, प्रत्येक यूनिट में से 10 क्वेश्चन आएंगे टोटल दोस्तों। 100 यूनिट में से, सॉरी 10 यूनिट में से 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, पेपर 2 में दोस्तों 100 क्वेश्चन आएंगे 200 नंबर के। ओवरऑल जो है 300 नंबर का हमारा पेपर रहने वाला है, ठीक है। चलिए, बाकी दोस्तों कोई नेगेटिव मार्किंग वगैरह नहीं होती इसके अंदर, एज इट इज नेट की तरह ही होता है। बाकी दोस्तों ये मत सोचना भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा है ना, पढ़ के जाना। बहुत सारे बच्चे तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होने की वजह से फार्म भर देते हैं कि चलो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सिलेक्शन तो किसका होता है, जिसने पढ़ा होता है। नेगेटिव मार्किंग नहीं भी है तो उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई, 100 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे 100 सारे करेंगे, है ना। नेगेटिव मार्किंग होती है तो उसमें दोस्तों हम कुछ क्वेश्चन छोड़ देते हैं, बाकी बच्चे भी छोड़ देते हैं, तो कोई बहुत बड़ा फर्क इसमें नहीं पड़ता है, ठीक है ना। तो इस चीज को कोई आप प्लस पॉइंट मत मानो, ये बस इतना है कि हाँ भाई आप सारे क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन दोस्तों आएंगे तभी तो कर पाओगे ना, आएंगे नहीं तो दोस्तों उनका गलत ही करोगे, गलत करोगे तो वैसे कुछ उत्तर नहीं मिलने वाला, ठीक है। मैंने बताया क्रम वाले क्वेश्चन भी आएंगे, हड़प्पा से हम क्या पढ़ेंगे, हर टॉपिक में से कौन सा जो है पोर्शन हम पढ़ने वाले हैं, सारी बातें हमने कर ली है, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों क्रम वाले क्वेश्चन जहां से पूछे जाते हैं वो भी हम विशेष ध्यान रखेंगे कि यहाँ से क्रम वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसमें आपको जो है क्रम अच्छे से याद करवा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एमसीक्यूज प्लस साथ साथ में थ्योरी चलती रहेगी, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करते रहेंगे। चलिए, तो दोस्तों इस पैटर्न में हम आपका 100% सिलेबस कवर करवाने का जो है प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि सेट एग्जाम में आप जो है क्वालिफाई हो सके। तो आज की ओरिएंटेशन क्लास थी दोस्तों, ये यहीं पर पूरी होती है, और कल जो है हम हमारे टॉपिक से रिलेटेड क्लास शुरू करेंगे। तो कल सभी जो है थोड़ी बहुत थ्योरी वगैरह पढ़ के आना, ताकि अच्छे से परफॉर्म कर पाओ, यहाँ पर अच्छे से जो है क्वेश्चंस के जवाब दे पाओ। थ्योरी आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट के अंदर मिल चुकी है, उन्हें देख के आना। थोड़ा सा अगर देख के पढ़ के अगर सोल्व करोगे दोस्तों, थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल भी बिल्ड होगा, प्रश्नों के जवाब अच्छे से करोगे, सही उत्तर दोगे तो चीज़ें याद रहेगी एंड तक, ठीक है। चलिए दोस्तों, तो इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।